हेलो फ्रेंड्स। विपक्ष की अगली बैठक 13 और 14 जुलाई को कर्नाटक के बेंगलोर में होने वाली है। इस खबर के बीच एक बहुत ही बड़ी खबर महाराष्ट्र से आई। जी हाँ, कल रविवार को महाराष्ट्र में एक नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली। मैं बात कर रहा हूँ एनसीपी के अजीत पवार की। उन्होंने कल 8 मंत्रियों के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र में अब आगे क्या होने वाला है, महाराष्ट्र की राजनीति अब आगे किस करवट बैठेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं इस खबर पर। महाराष्ट्र में तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम में रविवार को शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने पलटी मारते हुए अपने 8 विधायकों के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। उनके साथ उनके 8 सहयोगियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। अजीत पवार ने दावा किया है कि उनके साथ एनसीपी के 40 विधायक और 3 एमएलसी हैं। इधर शरद पवार ने कहा कि इन 9 विधायकों के अलावा कोई अन्य दूसरा विधायक उनके साथ नहीं है। अजीत पवार झूठ बोल रहे हैं। इधर अजीत पवार, जैसा कि सूत्रों से खबर मिली है कि अजीत पवार ने 40 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंपा है। अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार का कहना है कि उनकी जो पार्टी है वो सही है और अजीत पवार का दावा है कि उनकी पार्टी सही है, इसलिए पार्टी का चिन्ह उन्हें दिया जाए। बीती रात शरद पवार ने विधानसभा अध्यक्ष को इन 9 विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए एक पत्र भी लिखा। इसके अलावा शरद पवार ने चुनाव आयोग को भी एक पत्र लिखा है और पूरे घटनाक्रम का विवरण देते हुए कहा है कि उनकी एनसीपी ही असली एनसीपी है, दूसरे किसी अन्य दल को एनसीपी के रूप में मान्यता नहीं दी जाए। आज सुबह अजीत पवार के घर पर इन 8 विधायकों की बैठक हुई। बैठक के बाद सभी ने अजीत पवार में अपनी सहमति जताई और सभी ने कहा कि ये एकजुट है और इनकी एनसीपी ही असली एनसीपी है। अब अगर बात करें कि महाराष्ट्र की दलीय स्थिति की कि किन किन दलों के पास कितने सीट हैं, तो जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा के सीट है। एक सीट अभी रिक्त है। बीजेपी के पास कुल 106 सीट है। शिंदे ग्रुप वाले शिवसेना के पास 44 सीट है। अजीत पवार एनसीपी, जिन्होंने दावा किया है कि उनके साथ 40 सीट है। अन्य 16 विधायकों का भी समर्थन शिंदे गुट को है। तो इस तरह से 288 विधानसभा में कुल 206 सीट का समर्थन शिंदे गुट को है। अगर हम बात करें विपक्ष की, तो वर्तमान में महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस के 44 विधायक हैं, शिवसेना और उद्धव ठाकरे ग्रुप के 12, एनसीपी के 13 विधायक बचे हुए हैं। इसके अलावा अन्य छोटी पार्टियों के कुल 12 विधायक हैं। अब इन दलीय स्थिति को देखते हुए अजीत पवार को एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए कम से कम 35 विधायकों का समर्थन चाहिए। 54 में से एक विधायक नवाब अली अभी जेल में है।
तो कुल बचे 53 विधायक। 53 विधायकों में से 2/3 विधायक, 35 विधायकों का समर्थन अजीत पवार को होना चाहिए अगर विधानसभा अध्यक्ष इनकी पार्टी को असली एनसीपी नहीं करार देते हैं। तो अब सारा खेल विधानसभा अध्यक्ष के पाले में है। 1 साल पहले शिवसेना के साथ भी बीजेपी ने यही काम किया था। शिवसेना दो फाड़ हो गई थी। 44 विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे अलग हो गए थे और उनके मुख्यमंत्री के बनने के साथ ही महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता में वापस आ गई थी। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और उनके डिप्टी देवेंद्र फडणवीस बने थे। अब 1 साल के बाद महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम हो गए हैं, एक अजीत पवार और एक देवेंद्र फडणवीस। अब सबसे दिलचस्प बात यह होने वाला है कि महाराष्ट्र के जो प्रमुख विभाग थे, डिप्टी सीएम होते हुए भी फडणवीस के पास सारे विभाग, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सारे विभाग पड़े थे। अब अजीत पवार क्या छोटे विभागों को लेकर उप मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे? जैसा कि अजीत पवार का नेचर है, वो हमेशा पावर और सत्ता में रहना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अजीत पवार चाहेंगे कि उन्हें किसी पावरफुल मंत्रालय का कार्यभार दिया जाए। अब बात करते हैं कि अजीत पवार के बीजेपी के साथ समर्थन करने की स्थिति में एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट का क्या होगा। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अब बीजेपी के पास ऑप्शन हो गया है और इस ऑप्शन को देखते हुए बीजेपी बहुत ही जल्द देवेंद्र फडणवीस को अजीत पवार के सहयोग से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकती है। अब इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस क्या चाल चलेंगे और एकनाथ शिंदे गुट के पास क्या ऑप्शन है, क्या वो इस शर्त को मानेंगे, ये आने वाले समय में देखना काफी दिलचस्प होगा। बीजेपी के नेचर को देखते हुए लगता है कि बहुत दिन तक वो एकनाथ शिंदे को सीएम के पोस्ट पर बनाकर रखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगले 8 से 9 महीने में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होंगे। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी चाहेगी कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री का पद उसे ही मिले। अब हम बात करते हैं विपक्षी एकता को लेकर। शरद पवार 23 जून को पटना में हुई बैठक के बाद काफी उत्साहित थे। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि 13 और 14 तारीख को बेंगलोर में विपक्षी पार्टियों की बैठक होगी, लेकिन इस बीच उनकी पार्टी का ही 2 फाड़ हो गया। तो अब शरद पवार क्या मूव करेंगे? क्या वो विपक्षी पार्टी की बैठक में शामिल होंगे? क्या विपक्षी पार्टी की होने वाली बैठक 13 और 14 को जो प्रस्तावित है, क्या वो तारीख बढ़ेगी या फिर उसी तारीख को किया जाएगा? क्योंकि 15 तारीख तक बिहार विधानसभा की भी सीटिंग होने वाली है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बेंगलोर में होने वाले विपक्षी पार्टियों की बैठक शायद 20 तारीख तक टल जाए। अब बात करते हैं बिहार की। बीजेपी ने महाराष्ट्र में तो खेला कर दिया, अब अगला निशाना बिहार है। पिछले 2 दिन से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विधायकों और सांसदों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। उन्हें यह डर बैठ गया है कि बीजेपी आने वाले दिनों में बिहार में जेडीयू को तोड़ सकती है। इसको लेकर नीतीश कुमार लगातार अपने विधायकों और सांसदों के संपर्क में है। महाराष्ट्र में जो ऑपरेशन लोटस हुआ है, इसके बाद अगला निशाना बीजेपी का 100% बिहार ही है। तो ऐसे इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी सचेत है। आरजेडी के अध्यक्ष
लालू यादव को भी ये संभावना दिख रही है कि आने वाले समय में बीजेपी बिहार में कोई बहुत बड़ा खेल कर सकती है। इसके अलावा झारखंड में भी बीजेपी खेल करना चाहेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर विश्वास करना विपक्षी दलों के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि पूर्व में हेमंत सोरेन बीजेपी के सपोर्ट से सरकार बना चुके हैं तथा उन पर करप्शन के कई चार्जेज हैं तथा रांची में उनके खिलाफ करप्शन के कई मामले चल रहे हैं, जिसमें जमीन घोटाला, इसके अलावा कोल ब्लॉक घोटाला आदि मामले चल रहे हैं। ईडी सीबीआई की जांच चल रही है। तो ऐसे में यह संभावना है कि झारखंड में भी बीजेपी ईडी और सीबीआई को आगे कर कोई बहुत बड़ा खेल कर सकती है। तो दोस्तों, अब आने वाले कुछ महीने भारतीय राजनीति में काफी उथल पुथल वाले होने वाले हैं। एक तरफ जहां बीजेपी कमर कस चुकी है 2024 चुनाव को लेकर, वहीं विपक्ष की 15 पार्टियां एकजुट होकर वो भी बीजेपी के खिलाफ 2024 के लिए कमर कसती हुई दिख रही है। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि राजनीति किस करवट बैठती है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।